जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करते हैं। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं जहाँ पर होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने 2025 के कक्षा 10 हाई स्कूल तैयारी बहुत अच्छे तरह से करते होंगे। किसी भी तरीके से समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रॉब्लम होगी वो आपके साथ कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट खड़ा हुआ है। हम आप सभी लोग का नए साल के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग का जीवन उज्जवल हो। और चलिए इसी नए साल पर नए उपहार के लेकर हम आप सभी लोग के सामने लेके आए हैं अपने 1.1 के आज पार्ट 2 क्वेश्चन। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और आपको इसके सोल्यूशन समझाया जाता है। आप लोग पेन और कॉपी के साथ एकदम तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमने क्वेश्चन को। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक जो है शून्य पर समाप्त होगा। कहने का मतलब है 6 की पावर n कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर 6 के पावर n कोई संख्या है। n का मान आप कुछ भी रखे, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो क्या यह कभी शून्य पर समाप्त हो सकता है, हाँ या नहीं? इस उत्तर की आपको जांच करिए। सब सपोज करिए n बराबर 1 रखते हैं, 6 के पावर 1, तो बताइए क्या 0 आ रहा है। n के पावर 2 रखते हैं तो 6 के पावर 2 ये आ रहा है, 36 आ रहा है। इसी तरीके 6 के पावर 3 करेंगे, ये हो जाएगा 36 गुणे 6 हो जाएगा। तो कहीं भी शून्य आ रहा है, तो कहीं भी शून्य नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः 6 के पावर n बराबर 2 गुणे 3 के पावर n या 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। देखिए इकाई के स्थान पर शून्य तभी आ सकता है जब वो संख्या क्या हो, 2 और 5 की क्या होनी चाहिए, गुणज होनी चाहिए। यानी वो संख्या 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 3 है, यहाँ पर तो 2 और 3, तो n का मान कुछ भी रखिए लेकिन यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी यदि इसका गुणनखंड 2 और 5 का क्या हो, गुणज हो। ठीक है, यानी 6 पावर n यह संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब क्या हो, इसका गुणनखंड 2 और 5 का गुणजखंड हो। जबकि 6 का गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है। इसलिए यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। n का मान कुछ भी रखा जाए। ठीक है, ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन रहा। ठीक है, एक बार फिर समझिए, कहा है कि जांच कीजिए कि जो है संख्या है 6 के n के लिए, n का मान कोई भी हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, यानी कोई भी संख्या रख के बताइए 6 के पावर n जो संख्या
है आपका, वो क्या कभी शून्य पर समाप्त होगी? हमने कहा 1 रखे तो 6 आया, 2 रखे 36 आया, 3 रखे तो ये आ जाएगा आपका 216 आएगा, 50 के 36, हाँ 216 आएगा। लेकिन कभी भी शून्य नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा क्योंकि नहीं, हम जानते हैं कि 6 जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 और 3 है। तो यह 2 और 3 कभी भी मिलकर शून्य नहीं कर सकते। यह संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी यदि इसका गुणनखंड क्या है, 2 और 5 का एक गुणज होना चाहिए, तब तो ये शून्य होगा। जबकि 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, इसलिए यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार डाउट नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आशा करते हैं। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए एक कह रहा है कि व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं है तो क्यों है? ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, ये हमको जवाब देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका पहला पार्ट करते हैं कि देखिए 7 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इन दोनों में 13 क्या है, कॉमन है। तो 13 को आप बाहर निकाल लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 13 गुणे 11 सते 77, एक कम 77 होगा प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 गुणे 78। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करिए 13 गुणे 13, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छः 78, यानी 13 गुणे 6। यानी यह संख्या भाज्य इसलिए है क्योंकि यह क्या है, यह 6 13 1 का क्या है, भाज्य गुणनखंड है। ठीक है, बात पता चल गई। हमसे पूछा था भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या दिख रहा है, यानी यह जो संख्या आई हुई यह 13 से भी कटेगा, यानी 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये सब क्या है, इस संख्या से भाज्य है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। लिख दें, अतः इस संख्या का भाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है, 3 है, 1 भी ले, 2 1 2 3 6 और क्या है 13 है, 13 है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या। ये क्या है, भाज्य संख्या है। बात समझ में आई? आपको बताना भाज्य क्यों है, क्योंकि ये 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, इसलिए संख्या भाज्य है। चलिए हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, दोनों में देखिए ध्यान से, तो 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 2 कम 2 प्लस 5 गया तो है 1 आएगा, गुणे 1 भी कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24, यानी ये हो जाएगा तो आपका 24, और ये साक्षांग हो जाएगा 42 प्लस हो जाएगा 1, 24 और 42 का गुणा कर लीजिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 42 और 24, ये हो जाएगा हमारा 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा 4 4 4 8 6, यानी 1600 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 गुणे 1684 प्लस 1, आप 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 गुणे 1685। ठीक है, यह संख्या 5 और भी, इसके 5 से यह संख्या क्या है, विभाजित है, इसके अलावा भी यह और भी संख्या है जिससे क्या होगी, यह विभाजित होगी, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। अतः
यह 5 के अतिरिक्त 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाज्य है। 5 से तो भाज्य है, 5 के अतिरिक्त भी अन्य संख्या से भाज्य है। ठीक है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। बहुत सिंपल सी बात थी, हमने 5 कॉमन लिया, हमने कहा कि देखिए 2 एकम 2, 2 तीन 6, 6 चौके 24, 30 छंग 42, इन दोनों का गुणा करने के बाद आ रहा 1684। 1684 में एक ऐड करें 1685। यह 5 का गुणनखंड है, 1 का गुणनखंड है। इसके अलावा और भी संख्याओं का क्या हो सकता है, गुणनखंड हो सकता है। तो इस तरीके से आपका आएगा कि ये संख्या भाज्य क्यों है, क्योंकि भाज्य तभी होंगी जब इसका क्या हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड संभव होते हैं एक और कुछ संख्या से, तो वो संख्याएं कहलाया होती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, आप लोग नोट करिए। तो हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज नए वाले एनसीईआरटी में ये दिया है 1.1 और पुराने वाले एनसीईआरटी में दिया है 1.2। ठीक है, पहला जो है एनसीईआरटी जो है हमारा जो एल्गोरिथम प्रमेय है वो हमारा कट गया। ठीक है, इसलिए इसको पहले नोट करिए। तो हम लोग इसका एक 1.1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे या मिलेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल के लिए, सवाल बड़ा है लेकिन आपको सोल्यूशन बहुत छोटा, पहले समझिए। यानी कोई भी किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, जैसे कोई भी एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इसमें 2 बालिकाएं हैं। एक है सोनिया। सोनिया एक चक्कर में घूमती है तो वो 18 मिनट में क्या करती है, पूरे करती है। तो फिर बताइए कि रवि जो है, रवि है, एक लड़का एक लड़की, एक रवि है, जो कि उसी को वो क्या करता है, 12 मिनट में क्या करता है, एक चक्कर को पूर्ण कर लेता है। ऐसा करा है। मान लीजिए दोनों एक ही, यानी एक 18 मिनट में तय कर रही है, दूसरा 12 मिनट में तय करता है। तो एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो आपको बताना है कि वो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वही ये मिलने का समय होगा। तो हमें क्या है कि यहाँ पर देखिए आपको लिखा है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। इसका सोल्यूशन देखिए, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट। कितना है, 18 मिनट। तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये कितना है आपका, ये है आपका 12 मिनट। क्या है आपका, 12 मिनट। यानी एक वृत्ताकार मार्ग का पूरा चक्कर लगा रहे हैं सोनिया राम बिल्कुल, उसको 18 मिनट लगता है, जबकि उसी का चक्कर रवि लगा रहा है दोनों, तो उसको 12 मिनट लगता है। तो दोनों ये एक साथ चलते हैं तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ठीक है, जब दोनों एक ही समय पर एक साथ एक ही दिशा में चले, तो ऐसी स्थिति में दोनों संख्याओं का क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात
करते हैं। ठीक है, जितना HCF आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए हम यहाँ पर बगल में कर लेते हैं। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करिए कि 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, 18 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख देते हैं 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9, फिर 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 गुना 4 यानी 12। तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर एलसीएफ नहीं होगा, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जहां पर एलसीएम क्या है वहां पर क्या निकालना होगा, ऐसी स्थिति में दोनों संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, दोनों संख्या जो हमारा एलसीएम है वो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। एलसीएम जो होगा तो एलसीएम क्या होता है आपको बताए हैं कि जो मिल रहा है पहले उसको लिखिए। 2 एक यहाँ कैसे 2 है, 2 है, एक मिल गया, एक बच रहा है वो भी ले लीजिए। फिर उसके बाद 3 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 ये हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 12 12 36। इसका मतलब ये है कि दोनों यानी सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अगर ऐसा सवाल नीचे आप लिख दीजिए, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः अपनी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा छोटा सा सलूशन, जो कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आना ही आना। एक बार फिर समझिए, यानी एक लड़की एक लड़का है कि किसी एक वृत्ताकार पथ पर वो क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है। उसको राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक समय पे एक ही दिशा में अगर उसका चक्कर लगाए तो पुनः कितने समय बाद क्या करेंगे, मिलेंगे। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट है। जब दोनों एक समय पर एक साथ एक ही दिशा में चले तो ऐसी स्थिति में दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणन 2 गुणे 3 गुणे 3 है, 12 के है 2 गुणे 2 गुणे 3 है। तो इनका हमने एलसीएम निकाला तो ये आया 36, यानी अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः अपनी प्रारंभिक स्थान पर क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में किसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको नोट कर लिए। तो ये हमारा 1.1 का सेशन आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहे हैं और अपना 2025 के जो हाई स्कूल एग्जाम है उसको बेस्ट एकदम करने के लिए जी जान लगा दीजिए। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना नहीं भूलिए। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला एक्सरसाइज जो है हम लोग नेक्स्ट यानी 1.2 नए वाले में और 1.3 पहले पुराने वाली किताबों के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।